ये पार्ट 2 है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। जल्दी से इसे कॉपी पेस्ट कर लो। लिखो, लिख रखा है, ठीक है। बस ये कॉपी पेस्ट करना है। करें? तुम नहीं आए सुबह की क्लास में, बहुत दिक्कत वाली बात की। अब मेरे हिसाब से सबको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज थोड़ा ढंग से क्लियर हो। कोई नहीं, वीडियो देख लेना। अरे भैया आपने पढ़ा था कलर, जो आपने कलर करवा रखा है पहले, करा हुआ है। लिख लिया ना सबने? लिख लिया ना? ये तो बनाया होगा इनकम स्टेटमेंट को, इसमें स्टेटमेंट। हाँ तो पता रखा था। करें? चलो। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स, ठीक है। दीज एसेट्स refers to those assets which are held for continued use in the business for purpose of producing goods or services and not for meant for sale। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब है वो चीज जो आपने खरीदा है, लेकिन वो आपने बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा। आपने अपने बिजनेस को और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए या और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए खरीदा है, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट एंड अदर सच एज लाइव स्टॉक, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब इंटेंजिबल एसेट्स में आता है आपका गुडविल, रेपुटेशन, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, masthead एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवेलुएटेड, ठीक है। कॉपीराइट्स, पेटेंट, तो ये सारी चीजें, फॉर्मूले हो गए, मॉडल्स हो गए, डिजाइन हो गए, प्रोटोटाइप्स, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो चीज जो आपकी टेंजिबल है और आपका उस पे काम चल रहा है अभी, ठीक है। मान लो कि आप सब मिलकर एक मॉल बिल्डअप कर रहे हो, तो मॉल में अभी काम चल रहा है, तो आपके बैलेंस शीट में वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा, ठीक है। या फिर मान लो तुम एक रेस्टोरेंट बना रहे हो, तो अभी रेस्टोरेंट बन ही रहा है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट एक टचेबल चीज है, ठीक है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मान लो आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, या फिर मान लो ट्यूशंस बाय राहुल जायसवाल जो है अपना एक ऐप बना रहा है, ठीक है। तो ऐप बना रहा है, अभी अभी पूरा बना नहीं है, ठीक है। समझ गए, समझ गए। तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके अंदर के पार्ट थे ये। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है कृति, आयुश्री एंड श्रिया? हाँ सर। आयुश्री? हाँ सर। चलो, अब नेक्स्ट पे आते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो एक साल से ज्यादा की है, वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो आपने इसलिए किया है जिससे कि आपका बिजनेस भी अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत दिक्कत आती थी अपने किसी भी मटेरियल को दूर से लाने के लिए, तो आपने बोला, जो भी जहां से भी आप माल लाते थे उसमें से एक जने को पकड़ा, बोला मेरे बगल में खोल दे, मैं भी इन्वेस्ट कर दूंगा, दोनों पार्टनर्स बनकर कर लेते हैं। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन
अपने ट्रेड और बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन शेयर्स और डिबेंचर ऑफ अनदर कंपनी नॉट बीइंग इट्स सब्सिडरी टू प्रमोट इट्स ओन ट्रेड एंड बिजनेस। एंड अदर इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स का मतलब क्या है? हमारी जो इकोनॉमी है वो एडवांस टैक्स देती है। मान लो हमने 15 लाख का टैक्स भर दिया, लेकिन हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी वो 10 लाख आ रही थी, तो 5 लाख जो गवर्नमेंट के पास हमारा एक्स्ट्रा चला गया है वो कहलाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। क्लियर है? हमारी जो इकोनॉमी है वो एडवांस टैक्स देती है, तो अगर एडवांस टैक्स में जितनी हमारी लाइबिलिटी बन रही थी और जितना हमने गवर्नमेंट को दिया उसमें सरप्लस वाला गैप आता है तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो जाता है, और अगर डेफिसिट वाला गैप आता है तो वो क्या हो जाता है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। एक कैपिटल एडवांसेस होता है और एक अदर लोन्स एंड एडवांसेस होता है। कैपिटल एडवांसेस का मतलब है, मान लो आप एक मशीन खरीद रहे थे जो 15 लाख की थी, आपने 5 लाख की पेमेंट पहले ही कर दी, तो जो 5 लाख आपने पहले ही एडवांस में दे दिया वो कैपिटल एडवांसेस कहलाएगा। एडवांसेस गिवन फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट आर कॉल्ड कैपिटल एडवांसेस। दीज एडवांसेस आर नॉट रिसीव्ड बैक इन कैश बट आर रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। मान लो कि पूरे वर्ल्ड में 10 ही वैसी मशीन्स थी, तो तुमने पहले ही पेमेंट दे दी, तो कैपिटल एडवांसेस कहलाएगा, और जब मशीन बन जाएगी तो तुम्हें मिल जाएगा। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने एम्प्लॉय को कोई उधार दिया है इस टाइप की चीज, ठीक है। ये देख लो जरा, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है अदर नॉन करेंट एसेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने 1 साल के ज्यादा के लिए कर रखा है। मान लो आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, ठीक है, तो बिल्डिंग जब रेंट पे लेते हो तो 2 साल का, मान लो लीज पे लिया है तो 2 साल का आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, ठीक है। तो 2 साल का सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब 12 महीने से ज्यादा हो गया, 12 महीने से ज्यादा हो गया तो ये अदर नॉन करेंट एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप वो प्रॉपर्टी छोड़ोगे तो आपको अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल जाएगी, ठीक है। ट्रेड रिसिबल का मतलब क्या है? ट्रेड रिसिबल का मतलब है वो उधार जो आपने दिया है, और जो उधार आपने माल पे दिया है वो 12 महीने से बियॉन्ड का है, ठीक है। जब भी ट्रेड की बात आए तो आप जिस चीज से डील करते हो, रिसिबल मतलब कि आपको इन फ्यूचर मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेड रिसिबल क्या है? वो उधार जो आपने दिया है माल का, लेकिन आपको जो पेमेंट मिलेगी वो 12 महीने के बाद मिलेगी, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया आपका नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका करंट एसेट्स। इसके आइटम्स के नाम लिख लो जरा। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसिबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट। बाद में चाबी दे दे अंदर आ जाए कुछ चल चल ऑल सिनेरियोस माइनस होता है। डन। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है।
ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है उसे बनने से लेकर उसे बिकने तक का जितना टाइम होता है उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन हो जाता है तो करंट एसेट्स कहलाता है, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड होता है तो नॉन करंट कहलाता है, ठीक है। मिनिमम 12 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, ठीक है। अगर आपको डेट स्पेसिफाई है कि 12 महीने का है तो करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, और अगर 12 महीने के बियॉन्ड है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो नॉन करंट मानना, ठीक है। चलो इन्वेंट्रीज के नाम लिख लेना ये। तो आपके जो इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज मतलब होता है आपका माल, तो माल जो है वो आपके इस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज याद रखना, ठीक है। लूज टूल्स, जब आप अकाउंटिंग रेशियोज करोगे तो लूज टूल्स को आपको माइनस करना होता है, ठीक है। लूज टूल्स पेचकस हो गया, ठीक है, कील हो गए, या फिर स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। समझ गए, लिख लिया ना सबने। अब ट्रेड रिसेबल दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है आपका सन्ड्री डेटर्स, जिसे आपने बोलकर उधार दिया है, और एक होता है आपका बिल्स रिसेबल, ठीक है। तो ट्रेड रिसेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसेबल ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज rendered by the company in the normal course of business. They are classified as current assets if the amount is expected to be realized within 12 months from the date of balance sheet or within operating cycle of the business. Trade receivable include both debtors and bill receivable. Provision for doubtful debt is shown, तो ये हमने पढ़ रखा है। Provision for doubtful debt जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका बैलेंस विद बैंक्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, कैश इन हैंड एंड अदर स्पेसिफाइड चीज आ जाती है। मतलब जो चीज आपके पास इन हैंड लिक्विड फॉर्म में है, मतलब उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लिक्विड होने में, पैसे में कन्वर्ट होने में, वो आपका कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, ठीक है। लिक्विड मतलब कैश इन कैश होने में, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी लिख लेना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती है जो 3 महीने के अंदर इन कैश हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? डन डन डन। ओके। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो उधार जो आपने 12 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब पैसा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वो उधार जो आपने दिया है लेकिन आपको पैसा 12 महीने के अंदर मिल जाएगा, वो आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहलाता है, ठीक है। ये शब्द याद रखना, पता चल जाएगा तुमने दिया है, ठीक है। ओके। अदर करंट एसेट जो ऊपर किसी भी चीज में नहीं आता वो अदर करंट एसेट्स का पार्ट होता है। This is all inclusive heading which incorporate current assets that do not fit in any other category such as prepaid expense. मतलब जो भी चीज आपने पहले पे कर दिया है, प्रीपेड और एडवांस जिसके आगे आ रहे हैं, और वो 12 महीने के अंदर है, तो वो आपका हो जाएगा अदर करंट एसेट्स, ठीक है। प्रीपेड कोई भी पेमेंट या एडवांस कोई भी पेमेंट, ठीक है। समझ गए? उसके बाद आता है आपका कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी को आप नोट्स टू अकाउंट में लिखते हो। कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है कि जब वो इवेंट अकर होता है तभी उसे देना है, अगर इवेंट अकर नहीं हुआ तो उसे आपको देने की जरूरत नहीं है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी आर द लाइबिलिटी विच हैव नॉट अराइजन बट मे अराइज
upon the happening of a certain event. In other words, the liability itself is uncertain. It may or may not involve the payment of money. The amount of contingent liability is never shown in the liability side. These are always shown in the notes to account below the balance sheet. ठीक है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेजिंग एज डेट. ठीक है, तो जब क्लेम आएगा तब कंपनी देगी. बिल रिसिबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, कि कंपनी ने जाकर बिल रिसिबल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से. अगर सामने वाले ने, जिसका बिल बैंक को थमाया है हमने, अगर उसने बैंक को पैसे नहीं दिए तब हमारे अकाउंट से कटेगा. प्रपोज डिविडेंड जो इस साल कमिट किया है, लेकिन पेमेंट जो करनी है वो अगले साल करनी है, तो इस साल के लिए वो प्रपोज्ड है, मतलब कंटिंजेंट लाइबिलिटी है. गारंटी अगर कोई कंपनी ने दी है, ठीक है, जैसे काली ने गारंटी दी थी जवान मूवी में, ठीक है, कि गवर्नमेंट मेरे अंडर है, मैं सारे काम करवा दूंगा आपके. ठीक है, अदर मनी फॉर विच कंपनी इज कंटिंजेंटली लाइबल. कमिटमेंट जो गवर्नमेंट जो कंपनी ने दिया है, सोसाइटी को दिया हो या फिर एम्प्लॉयज को दिया है या किसी को भी. ठीक है, ये भी नोट्स टू अकाउंट का पार्ट है. क्लियर है? वो अभी मैं दिखाऊंगा. ये लास्ट टॉपिक है, फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. लिखो टॉपिक जरा. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, हाँ, ये कंपनी का पीएनएल अकाउंट है. ठीक है, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है जो आपकी कोर एक्टिविटीज है. ठीक है, अदर इनकम जो आपने नॉन कोर से कमाया है. ठीक है, दोनों को मिला दोगे तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी. हाँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ रहा है इस बार. पार्ट 2 में गिवन है जी. एड और कुछ नाम से ही है. हाँ हाँ, बनाना है. श्रेया, आपको करवाया कंपैरेटिव? कृति? हाँ सर, करवाया है। ठीक है, ठीक. नई बुक है ना दे. कृति, आपको करवाया है? नहीं सर, मुझे नहीं करवाया। अभी पार्ट 2 का पार्ट बनते हैं. हाँ, चलो, ये समझ गए. कोर, नॉन कोर, टोटल इनकम आ गया. ठीक है, फिर एक्सपेंसेस आप माइनस कर दोगे. ठीक है, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. एक्सपेंसेस, टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. फिर जब आप टैक्स माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपकी कोर एक्टिविटी. फिर अदर इनकम जो आपकी नॉन कोर एक्टिविटी थी, जैसे आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है या कुछ इस टाइप का, तो टोटल इनकम हो गया. एक्सपेंसेस में ये सारी चीजें आ सकती हैं. हेलो. जब किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है.
ये फाउंडेशन कर रहे हैं उनको भी क्लियर है कट रहना है, ठीक है। तो फ्रीडम कैपिटल क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आए। लिख रहे थे कोई? लिख लो लिख लो। आयुश्री, कृति, श्रिया लिख लिया आपने? हाँ सर। हाँ सर। देखो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो हाउ वुड यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी? डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ, तो ये आइटम्स लिखा आपने, आपको मेजर हेड लिखना है और सब हेड लिखना है। जैसे प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमने पढ़ा था, नॉन करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। वैसी डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका मेन हेड जो है वो शेयर होल्डर्स फंड है और सब हेड जो उसके अंडर आता है, ठीक है। अभी कैसे डिसाइड करें कि मेजर हेड क्या है और सब हेड क्या है? तो मेजर हेड हमेशा ये होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड और उसके अंदर आएंगे सब हेड्स, ठीक ठीक है। वैसी नॉन करेंट लाइबिलिटीज मेजर हेड और उसके अंदर सब हेड्स, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। ये कौन सी चैप्टर करवा रहे भैया? ये कौन सी चैप्टर करवा रहे थे? 1। क्या हुआ? ये तो 5 मिनट का चैप्टर है। हाँ। 5 मिनट का तो करना ही नहीं। मैं तो 5 मिनट लगा दूँ जो इम्पोर्टेंट है। चलो अब देखो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट बन गया है। एक मिनट, ये अपना वो